जय श्री राम दोस्तों। जब मैं जय श्री राम बोलता हूं तो मेरा मतलब है कि श्री राम की जय हो, यानी श्री राम के मूल्यों, उनके आदर्शों की जय हो। श्री राम के मूल्य, उनके आदर्श क्या है? श्री राम एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई, एक आदर्श मित्र, एक आदर्श राजा हैं जिन्होंने राम राज्य की स्थापना की। श्री राम का संपूर्ण जीवन ही एक आदर्श है, अनुकरणीय है। दोस्तों, मैं सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था। सोशल मीडिया से गुजरते हुए कई सारे क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले। मुझे लगता है कि शायद आपके सामने भी ऐसे प्रश्न आए होंगे। मैं आज उन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आया कि इस कार्यक्रम को पॉलिटिकल कार्यक्रम क्यों बनाया गया? जब अभी मंदिर पूरा नहीं था तो फिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? और दूसरा क्वेश्चन कि आखिर हमको मंदिर की आवश्यकता ही क्या है? ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इतने सारे पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं? इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों बनाया जा रहा है? देश एक सेक्युलर स्टेट है, इतना बड़ा कार्यक्रम एक रिलीजियस स्ट्रक्चर को लेकर के, एक मंदिर को लेकर के क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, इसके अनेकों कारण हैं। दोस्तों, हमें इस मंदिर की वापस से आवश्यकता क्यों थी और उसी स्थान पर मंदिर बनाने की क्यों आवश्यकता थी? दोस्तों, जो लोग मंदिर उसी स्थान पर बनाने की बात करते थे, जो लोग आंदोलन में शामिल थे, उनका मानना था कि ये एक गुलामी का प्रतीक है, इसको हमें हटाना हो। हिटलर ने जब फ्रांस के ऊपर में हमला किया, वहां पर कब्जा किया, तो आप हिटलर की नाजी पार्टी के चिन्ह फ्रांस में जगह जगह पाएंगे। फ्रांस को जैसे ही मौका मिला, जैसे ही उसने पावर संभाली, सबसे पहला काम किया उसने कि नाजी सिंबल्स को वहां से हटाया। हर देश गुलामी के प्रतीकों को हटाने की कोशिश करता है। देखिए, हम जब से बड़े हो रहे हैं, अनेकों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने भी इसी प्रकार की कहानियां सुन सुन के वो बड़े हुए हैं। यही कहानियां सुनी है। कहानी ये कि कोई एक आक्रांता आया, उसने भारत पर कब्जा किया, आक्रमण किया और हमको हरा दिया। इस प्रकार की अनेकों कहानियां सुनते 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 क्या हमारे मन में एक हीन भावना नहीं आ जाती? क्या हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार नहीं हो जाते? क्या एज अ कंट्री हमारा नेशनल प्राइड हर्ट नहीं होता? और देखिए, अगर एज अ नेशन, पूरा का पूरा कंट्री, पूरा का पूरा नेशन, अगर उसके अंदर में हीन भावना आ गई, उनके अंदर में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, तो उस देश का आगे बढ़ना, उसका उत्थान करना यह मुश्किल है। इस कार्यक्रम के बाद देश का हर एक व्यक्ति उत्साहित, हर्षित है, उत्साह और उमंग से भरा हुआ है और साथ ही साथ वो गौरवान्वित भी है। उसका कल्चरल प्राइड, उसका नेशनल प्राइड एक बार फिर से जागृत हो रहा है। और देखिए, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए ऐसे नेशनल प्राइड का जागृत होना, ऊंचा होना बहुत आवश्यक है। इसे भारत का कल्चरल रेनेसां, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग कहा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत निश्चित तौर पर एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। दोस्तों, किसी बड़े ट्रांजिशन को, बड़े चेंज को दर्शाने के लिए किसी एक बड़े इवेंट की जरूरत होती है, एक धमाकेदार इवेंट की जरूरत होती है। जब वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करना था तो अमेरिका ने जापान के ऊपर में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका। क्या जरूरत थी अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने की? देखिए, अमेरिका के पास में इतनी फायर पावर अवेलेबल थी, वो कन्वेंशनल वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए भी जापान को हरा सकते थे, आसानी से हरा सकते थे। उसके बावजूद न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों फेंका? न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने का कारण यह था जिससे कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकें कि अब ये ब्रिटेन का युग गया, अब अमेरिका का युग आ रहा है। दुनिया पैक्स ब्रिटानिका से निकलकर पैक्स अमेरिकाना की तरफ जा रही है। अब अमेरिका का युग आ रहा है। दिस इज अमेरिकाज एरा। ये एक क्लियर कट मैसेज दुनिया को देने के लिए उन्होंने ये बॉम्ब फेंका था। दोस्तों, इसी प्रकार से भारत का युग आने वाला है। दुनिया के सभी पॉलिटिकल पंडित, सोशल पंडित, इकोनॉमिक पंडित ये बात कहते हैं, दुनिया के एक्सपर्ट्स इस बात को कहते हैं कि भारत का युग आने वाला है, भारत की सदी आने वाली है। तो भारत की जब सदी होगी, ध्यान रखिएगा, ये कोई सब्जुगेशन की, ये कोई डोमिनेशन की, एनेक्सेशन की सदी नहीं होगी। जब जब दुनिया ज्ञान युग में रही है, तब तब भारत ने इस दुनिया का नेतृत्व किया है। उसी युग की ओर अब हम फिर से लौट रहे हैं। ये कार्यक्रम किस समय हो रहा है, इसका टाइमिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये चार्ट जरा ध्यान से देखिए। इसको बोला जाता है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का चार्ट है। ये एंगस मैडिसन के द्वारा दिया गया चार्ट है। ये बात बताता है कि जब से एडी स्टार्ट हुई थी, तब से लेकर लगभग 1500 वर्षों तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। जैसे आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 23-24% के आसपास है। लेकिन उस समय एडी 1 से लेकर 1500 तक इंडिया का ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 30% से ज्यादा हुआ करता था। इस प्रकार की वेल्थ भारत में थी। ये वही समय है जब भारत अपने कल्चरल कॉन्शियसनेस में, अपने एपिटोम पर, अपने उच्चतम शिखर पर मौजूद था। देखिए, इतने वर्षों की गुलामी, इतने वर्षों के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सप्रेशन के बाद भारत एक बार फिर से राइज करना शुरू कर रहा है।
इस समय हमें बहुत आवश्यकता है कि हम जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं साथ ही साथ हम अपने कल्चरल कॉन्शियसनेस को जगाएं, क्योंकि बिना कल्चरल वैल्यूज के की गई इकोनॉमिक तरक्की किसी काम की नहीं होती। ये बात हमने अमेरिका में, ब्रिटेन में, वेस्टर्न यूरोप में, जापान में, साउथ कोरिया में खुले आम देखी है। वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? गन वायलेंस। उनके वहां पर आपको देखने को क्या मिलता है? मर्डर। वॉशिंगटन इज मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, न्यूयॉर्क इज रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, टूटते हुए बिखरते हुए परिवार, होने वाली डाइवोर्सेस। क्या ऐसा समाज हम चाहते हैं? इतनी ज्यादा आर्थिक तरक्की करने के बाद में आखिर अल्टीमेटली हम पाएंगे क्या? देखिए, भारत एक देश है जो सिर्फ आर्थिक तरक्की की बात नहीं करता। हम बात करते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। हमारे लिए अर्थ, काम ये भी जरूरी है, लेकिन धर्म और मोक्ष के बिना नहीं। हम धर्म और मोक्ष को साथ में रखकर समाहित करके फिर आर्थिक तरक्की की बात करते हैं। तो जब हम आर्थिक उन्नति और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के ऐसे क्रॉसरोड्स पर खड़े हैं, ये बहुत जरूरी है कि यही समय है जब हम अपने कल्चरल कॉन्शियसनेस को एक बार फिर से जगा लें। और इंडियन कल्चरल कॉन्शियसनेस को अगर जगाने की बात करें तो श्री राम की वैल्यूज से ज्यादा बेहतर हमको और कौन सी वैल्यूज मिलेंगी? देखिए, यहां पर एक और बात है कि दुनिया ने पिछले 300-400 सालों से वेस्टर्न यूरोपियन मॉडल को, यानी कि जिसको हम कंबाइंड वेस्ट बोलते हैं, उसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल मॉडल को अपनाया है, उसी को अंधाधुंध कॉपी किया है। हम लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण किया है। उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई जिसके कारण आपको बीमारियां लग रही, आपका समाज बिखर रहा है, उसमें डाइवोर्स के केसेस देखने को मिल रहे हैं, सुसाइड्स के केसेस देखने को मिल रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं। ऐसी अनेकों समस्याएं दुनिया भर में घिरी हुई हैं। आज दुनिया नई सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए भारत की तरफ आस भरी नजरों से देख रही है। भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। ये हम दुनिया को एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, कोई सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं बल्कि एक जियो पॉलिटिकल इवेंट था। देखिए, ये हमारे पास में एक मौका है दुनिया को ये बात दिखाने का, जब भारत अपनी तरक्की करेगा दोबारा से, तो ये पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण नहीं होगा जैसा साउथ कोरिया और जापान ने किया, जैसा चाइना ने करने की कोशिश की, कि हम अपनी संस्कृति के साथ में खिलवाड़ करके उसको हाशिए पर रखकर वेस्ट का अंधानुकरण कर अपना डेवलपमेंट नहीं करेंगे। जब हम अपना डेवलपमेंट करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट यूनिक होगा, वो आइडिया ऑफ इंडिया से प्रेरित होगा, और ये जो आइडिया निकल कर आएगा वो पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा। हमारे पास दुनिया को कुछ नया देने के लिए है, कुछ नया शोकेस करने के लिए है। और सोचिए, अगर आपको भारतीय संस्कृति को, उसके निचोड़ को अगर एक शब्द में बयां करना हो, आप कैसे दिखाएंगे? इससे ज्यादा बेहतर क्या होगा कि आप सिर्फ श्री राम का नाम मात्र ले लें। श्री राम संपूर्ण भारतीय संस्कृति के एक प्रतीक हैं, एक सिंबल है, उसके एक एलिक्सर हैं, उसके नेक्टार हैं, उसके निचोड़ हैं। आज दुनिया जब हर तरफ सबजुगेशन, डोमिनेशन और एनेक्सेशन के दौर से गुजर रही है, श्री राम यहां पर एक रास्ता दिखाते हैं। पूरे भारत के लिए वो एक यूनाइटिंग फैक्टर है। जब अभी इस मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, क्या आपको उस दिन पूरा भारत एक सुर में, एक साथ यूनाइटेड नहीं नजर आया? आपको कहीं पर भी देश में कोई एक लेश मात्र का भी दंगा होते हुए नजर आया? इक्का दुक्का अगर कहीं पर कुछ हुआ होगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरा देश एक साथ हर्षोल्लासित था। इसमें रिलीजन और कास्ट और किसी भी तरीके के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन की, लैंग्वेज बैरियर की भी बात नहीं रह गई थी। पूरा देश एक साथ यूनाइट हो गया था। ऐसे यूनाइटिंग फैक्टर्स, ऐसी मूल्यों की ताकत श्री रामचंद्र के अंदर है। ऐसी पावरफुल वैल्यूज, इतनी सारी कुछ चीजें अगर एक जगह पर एक साथ मिले तो हम क्यों ना सेलिब्रेट करें। और फिर देखिए, जब श्री रामचंद्र जी को सेलिब्रेट किया जाएगा तो उनके द्वारा लाई गई ये जो तमाम वैल्यूज हैं, इसको इंडिया एज अ सॉफ्ट पावर दुनिया में शोकेस कर सकता है। दोस्तों, श्री राम जी ने लंका विजय की, वहां पर लंका के राजा रावण को हराया, पूरी सेना को परास्त किया, लेकिन उसके बावजूद वहां पर अपना राज्य स्थापित नहीं किया। वो चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रावण के भाई विभीषण को ही वहां पर राजा बनाया, उनका राज्याभिषेक किया, उसको अपनी टेरिटरी में शामिल नहीं किया, उसमें अपना कोई इंपीरियल आधिपत्य नहीं जमाया। जब श्री राम किष्किंधा पहुंचे, उन्होंने वहां के राजा बाली को हराया। उसके बावजूद उन्होंने किष्किंधा के ऊपर में रूल करने की कोशिश नहीं की। देखिए, कहते हैं कि श्री राम जी को लंका पर युद्ध करने के लिए, लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेना की आवश्यकता थी, और सेना उन्होंने बनाई किष्किंधा की वानर सेना। अगर वो बाली को हरा चुके थे तो किष्किंधा के ऊपर में अपना रूल स्टैब्लिश करके सुग्रीव को उसका सेनापति नियुक्त करके भी ये काम कर सकते थे, पूरी सेना उनके पास आ जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी मित्रता निभाई, सुग्रीव का राज्याभिषेक किया, और उस मित्रवत संबंध के तहत
उनकी सेना का प्रयोग किया। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री राम आदर्शों में भी शिखरतम बिंदु हैं। हमें तय करना होगा कि हम आज के युग में भारत में और संपूर्ण पृथ्वी पर किन आदर्शों को चाहते हैं। देखिए, कुछ उपदेश ऐसे होते हैं जो बोल कर दिए जाते हैं, कुछ उपदेश ऐसे होते हैं जो जी कर दिए जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन से उनको जी कर उपदेश दिया है। उनके जीवन उपदेशों में से पर्सनल वैल्यूज, प्रोफेशनल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, नेशनल वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, ये सभी अनुकरणीय है। दोस्तों, आज हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम किन आदर्शों का पालन करने वाले हैं, किन आदर्शों को हम चाहते हैं कि हमारे देश में हो, हमारे देश के लोगों के अंदर में रहें। इस देश ने ऐसा भी युग देखा है जबकि भाई ने भाई को मारकर, भतीजे ने चाचा को मारकर सत्ता प्राप्त की है। चाहे वो अशोक हो, अजात शत्रु हो, औरंगजेब हो, अलाउद्दीन खिलजी हो। क्या हम ऐसे आदर्श चाहते हैं, या फिर हम दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आदर्श को चाहते हैं, जहां श्री रामचंद्र जी के हाथ में आई हुई सत्ता जब उनसे छीन ली जाती है, उस पर भी वो कोई रोष प्रकट नहीं करते, कोई विरोध प्रकट नहीं करते, कोई विद्रोह नहीं कर लेते, जबकि उनको पता थी कि अगर वो विद्रोह करते तो पूरे देश की जनता उनके साथ में होती। उसके बावजूद उन्होंने अपने पिता और अपनी माता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष वन में बिता दिए। ये जब हम लोग वन की बात करते हैं तो ये कोई पिकनिक नहीं है कि हम लोग जंगल सफारी में जा रहे हैं। उस समय जंगल की एक कठिन यात्रा करना, उस समय के जंगल आज के जंगल के जैसे नहीं होते थे। उस समय अनेकों खूंखार जानवरों के वृत्तांत मिलते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन मिलता है, और वो भी नंगे पांव जाना, कोई अपनी सेना लिए बिना जाना, अकेले सिर्फ 3 लोग, उनके साथ में एक स्त्री भी। वो ऑब्वियसली कोई पिकनिक पर नहीं गए थे। 14 वर्ष कठिन वनवास था। वो तो खुशी खुशी अपने भाई भरत को राजा बनाने के लिए तैयार थे। जब उनको ये आदेश सुनाया गया कि आपको वनवास जाना है, और इसलिए क्योंकि आपकी माता कैकेयी वो भरत को राजा बनाना चाहती हैं, तो उन्होंने तो जाकर के सीधे माँ कैकेयी से बात की। उन्होंने कहा कि माँ, क्या आप मुझे इतना पराया समझती? मुझे इस बात का दुख हुआ कि आप भरत को राजा बनाना चाहती थी, आप ये बात मुझसे स्वयं सीधे कह सकती थी। ये इस तरह से पिताजी के थ्रू और ये सब अपने वचनों का इस्तेमाल करके क्यों करना? मुझे आज बहुत दुख हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है कि मैं आपका उतना अपना नहीं हूं कि आप मुझसे ये बात सीधे कहती। मैं भरत को खुशी खुशी राजा बना देता। देखिए, अगर ऐसे आदर्शों को हमको दुनिया भर में प्रसारित करना है तो निश्चित तौर पर उनके प्रसार का जो इवेंट है ऐसा ही धमाकेदार ही होना चाहिए था। देखिए, अगली बात जो की गई कि पॉलिटिकल कार्यक्रम बना दिया गया। एक बात समझिए, देश में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका काम क्या है? चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना। अगर ये चुनाव नहीं जीतेंगे तो जो भी ये काम करना चाहती हैं कैसे करेंगे? सबको चुनाव लड़ने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। हाँ, वो मुद्दा कोई खराब विषय नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार के भय दिखा करके, लालच दिखा करके नहीं होना चाहिए। देखिए, जहां तक कार्यक्रम को पॉलिटिकल बनाने की बात है तो बात सही है, कार्यक्रम पॉलिटिकल तो हो गया, क्योंकि जब देश ने इतने वर्ष इंतजार किया था तो कुछ समय हम और कर सकते थे। लेकिन फिर देखिए, बात यह है कि 2024 का चुनाव हमारे सामने है, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी के ही लोग हैं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए अगर श्री रामचंद्र के आदर्शों को पूरी दुनिया भर में इस प्रकार से फैला करके वोट लिया जा रहा है, मैं इसको पर्सनली बहुत गलत नहीं मानता। इसलिए निश्चिंत होकर श्री रामचंद्र जी के वैल्यूज को अपनाइए, उनका स्मरण करिए, उनका मनन करिए, उनका चिंतन करिए, उनका प्रसार करिए, और उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, उनको इनकलकेट करने की कोशिश करिए, और गौरवान्वित महसूस करिए कि इस जीवन में आप श्री राम के मूल्यों को जान भी पाए। इसलिए इस समय बिल्कुल भी संशय करने का नहीं है। हर्षित रहिए, उल्लासित रहिए, मगन रहिए और करते रहिए जय सिया राम।